हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आई होप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आपकी तैयारी हो रही है। आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएल के लिए भी वैकेंसी आ गई है जो कि 891 है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज हम एसी सर्किट के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके कई और कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एसी परिपथ का शक्ति गुणक बराबर होता है वोल्टा और धारा के बीच के कोण कोज्या के, वोल्टा और धारा के बीच कोण की स्पज्या के, अपघात ऑब्लिक प्रतिरोध के, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति के। तो बच्चों देखिए, एक्चुअली जो cos फाई होता है, cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, और पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से। तो cos फाई जो होता है वो होता है द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जो कोसाइन एंगल जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया है वोल्टा और धारा के बीच कोण की कोज्या के। तो कोसाइन एंगल cos फाई इक्वल टू क्या होता है, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आपका जो cos फाई है उसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। वो पावर फैक्टर क्या होता है, द कोसाइन एंगल भी वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुले परिपथ का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, 1 ओम से कम होता है, अनंत होता है, पहले से कम होता है। तो जब आपका खुले पथ की बात होगी, जब आपका सर्किट ओपन होगा, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, धारा की वैल्यू जो होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बच्चों सी बिल्कुल सही है। खुले परिपथ में जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो अनंत होती है और धारा की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में धारा का मान अनंत होता है और रेजिस्टेंस का मान शून्य होता है और वोल्टेज का मान भी शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ है अगला क्वेश्चन कि इंडक्टेंस का मात्रक है फैरेड, ओम, महो, हेनरी। तो बच्चों ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये मैं सबके बता देता हूँ कौन किसके क्या मात्रक हैं, आप लोग जान लेंगे। देखिए जो फैरेड होता है ये होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस का होता है, ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस का होता है। महो जो होता है आपका ये होता है कंडक्टेंस का। बचा आपका हेनरी, तो हेनरी आपका होता है इंडक्टेंस का। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध इंडक्टर की शक्ति खपत होती है बहुत कम, शून्य होती है, अति उच्च होती है, इकाई से कम होती है। तो जो आपकी जो इंडक्टर में पावर लॉस होता है वो क्या होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी इंडक्टर में एसी गुजरने पर वोल्टा धारा से अग्रगामी होती है, ठीक है। वोल्टता फेज, धारा फेज में रहती है।
वोल्टा धारा से पक्षगामी होती है, वोल्टा पाथ बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है बच्चों, इंडक्टर के केस में मैं बता देता हूँ, यहाँ से लिख के थोड़ा बता देता हूँ। इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में ये कंडीशन होती है, यहाँ पे आपका ये वोल्टेज हो गया, आपका ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। इस कंडीशन पे इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलता है करंट से। और अगर हम कैपेसिटर के कंडीशन बात करें, कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर के केस में आपकी क्या होती है, धारा आगे चलती है और वोल्टेज पीछे होता है। इंडक्टर के केस को हम लोग बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, लैगिंग कंडीशन। और इसको बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, लीडिंग कंडीशन। और अगर हम रजिस्टर की बात करें, कोई रेजिस्टेंस हो या रजिस्टर हो गया, उसमें जो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होता है। ये आपका वोल्टेज होगा, ये आपका करंट होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिटी। क्या बोलते हैं, यूनिटी। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आवृत्ति में वृद्धि से इंडक्टेंस का परिणाम घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ता है और शून्य रहता है। ठीक है, तो देखिए इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो देखिए इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, एक्सेल की जो वैल्यू होती है, एक्सेल की जो वैल्यू होती है 2πfl होती है, 2πfl होती है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि जो आपका इंडक्टेंस है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आपकी जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है तो इंडक्टेंस भी आपका बढ़ेगा। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणक होता है, 0 होता है, 1 होता है, 0.5 होता है और 0.8 होता है। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, प्योर रेजिस्टेंस होता है, उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, वो बच्चों 1 होता है। और उस कंडीशन को यूनिटी कंडीशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एसी के धन शिखर मान तथा ऋण शिखर मान का अंतर कहलाता है, अधिकतम मान कहलाता है, औसत मान कहलाता है, प्रभावी मान कहलाता है, शिखर से शिखर मान कहलाता है। तो बच्चों ये क्या होगा, देखिए आपको मैं फिगर बना के समझाता हूँ। देखिए इसका, ये आपका एसी हो गया करंट, ये आपकी पॉजिटिव साइकिल हो गई और ये आपकी नेगेटिव साइकिल हो गई। ये आपका जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये भी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये भी शिखर मान है, ये भी शिखर मान है। तो उसका क्या ऑप्शन बच्चों आपको लग रहा है, इसका ऑप्शन क्या होगा, शिखर से शिखर मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी का आरएमएस का मान बराबर होता है। ठीक है, एसी का आरएमएस का मान बराबर होता है अधिकतम मान का 0.637, अधिकतम मान का 0.707, अधिकतम मान का 1.414 और अधिकतम। तो देखिए जो आपका आरएमएस मान होता है बच्चों, ये क्या होता है, मैक्सिमम जो मान होगा उसका अपॉन √2 होता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों, तो आपका आता है 0.70 I max। ठीक बच्चों, तो आपका उस हिसाब से आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आई होप बच्चों आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए जो जा रहे हैं
समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे जो यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहा है उसको उससे इस वीडियो से मदद मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एक शुद्ध ज्या तरंग के रूप गुणक का मान होता है। रूप गुणक को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है, 0.707 होती है, 0.637 होती है और 1.11 होती है। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है, ये क्या होता है? IRMS और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो सॉल्व जब करते हैं तो जो वैल्यू आती है ये आती है 1.11। क्या आती है? 1.11 होती है। ठीक है। और ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा है पहला, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये पीक फैक्टर का मान होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KP से और वो क्या होता है? पीक फैक्टर का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी AC परिपथ में वोल्टा और धारा में 90 डिग्री फेज का अंतर है तो शक्ति व्यय होगी अधिकतम न्यूनतम 1.11 इंटू V इंटू I शून्य। देखिए दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, तो दोनों केस में पावर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ये आपका हो गया इंडक्टर के केस में, ये हो गया आपका कैपेसिटर के केस में। तो दोनों कंडीशन में जो पावर होती है 0 होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे लंबा होता है? पहला है, एक दिया वर्ल्ड हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज और 100 किलो हर्ट्ज। तो जो आपका ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी RL परिपथ में वोल्टेज और धारा से डैश आगे चलती है 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो आपका RL सर्किट होता है, उस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज होता है, ये धारा से लगभग 0 से 90 डिग्री के बीच में वैरी करता है। ठीक है। तो आपका पहला B ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी RC परिपथ में वोल्टेज धारा से पीछे चलती है। अब देखिए, अब जब आपका RC सर्किट हो गया, RC सर्किट क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका एक कैपेसिटर लग गया। इस कंडीशन पे क्या होती है? करंट आपकी आगे चलेगी क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। ठीक है। ये आपका R हो गया, ये आपका C होगा। तो इस केस में आपका जो है करंट आगे चलेगी और वोल्टेज आपका पीछे चलेगा। इस कंडीशन को बोलेंगे लीडिंग कंडीशन। क्या बोलेंगे? लीडिंग कंडीशन। और लीडिंग कंडीशन में करंट आगे चलती है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन में था वो लैगिंग कंडीशन थी, उसमें वोल्टेज आपका करंट से आगे चलता है। तो जो आपकी करंट होगी इसमें क्या होगी? 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RLC परिपथ का परिणामी प्रतिघात होता है XL, XC, XL माइनस XC और XL
अप्रॉक्सीमेटली जो होता है बराबर होता है एक्सी के। तो आपका जो चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। श्रेणी आरएलसी परिपथ का प्रतिघात होता है। प्रतिघात मतलब पूछा बच्चों आपसे, इम्पीडेंस पूछा है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और चौथा आपको ऑप्शन दिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जो आपका आरएलसी सर्किट होता है बच्चों वो ऐसे होता है, देख लीजिए आप चाहे। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, और ये आपका कैपेसिटर हो गया। ये तीनों को सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है और ये इसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस कंडीशन पे देखिए इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस भी जान लीजिए क्या होता है बच्चों। इम्पीडेंस जो होता है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है, और इसको बच्चों हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Z की वैल्यू होती है आरएलसी सर्किट में बच्चों वो होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आवृत्ति जिस पर एक्सएल और एक्सी होता है कहलाती है। प्राकृतिक आवृत्ति कहलाती है, अनुनादी कहलाती है, उदासीन आवृत्ति और सुपर आवृत्ति। देखिए जो आपका रिजोनेंस कंडीशन होती है ये आपकी आरएलसी सर्किट में होती है। जो आपका आरएलसी सर्किट ऊपर दिया है उसमें एक कंडीशन होती है रिजोनेंस की। उस कंडीशन में एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाती है, और उस कंडीशन में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो आपकी अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, वो आपकी अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुनादी मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र है एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो बच्चों जो आपकी एफ आर होती है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है आरएलसी सर्किट की। कब? जब रिजोनेंस की कंडीशन आती है। उस कंडीशन पे एक्सएल जो होता है एक्सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सएल की वैल्यू रख देंगे तो ये होती है 2 पाई एफ एल, और एक्सी की जो होती है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है ये आती है 1 अपॉन अंडर 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये आपकी क्या कहलाती है? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस फ्रीक्वेंसी पर आपकी जो एक्सएल की वैल्यू होती है वो एक्सी के बराबर हो जाती है। तो इस हिसाब से ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं आपको बड़े ध्यान से हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसको देखते रहिए, समझिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों की अच्छी तरह से तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद अवस्था में अपघात होता है डैश डैश और धारा होती है डैश डैश। न्यूनतम अधिकतम 0 0 अनंत 0 अनंत 0 0 अनंत। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर को
डैश डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। वोल्ट एम्पियर से वाट, वाट से वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी से वाट, वाट से वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी। तो क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वोल्ट एम्पियर से वाट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर को डैश डैश में संधारित्र जोड़ के सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए बात ध्यान रखिएगा, जो आपका कैपेसिटर होता है, जो आपका कैपेसिटर होता है उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। क्योंकि कैपेसिटर में जो आपकी करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम कैपेसिटर को समांतर में जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि समांतर में क्या होता है, समांतर में जो कैपेसिटर का रिजल्टेंट निकाला जाता है वो होता है C इज इक्वल टू, अगर दो हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अगर उनको हम समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में अगर हम जोड़ेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होगी और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। तो हम किस में जोड़ेंगे, उनको समांतर में जोड़ेंगे। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एसी परिपथ का पावर फैक्टर निम्न में सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए cos फाई बराबर R बाई जेड दिया है इन्होंने, ये भी सही है। cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, ये भी फॉर्मूला सही है। और ये देखिए इन्होंने जो तीसरा ऑप्शन दिया है cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखिए ये जो नीचे वाला इन्होंने टर्म दिया है ये z की वैल्यू होती है। अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि जो z की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे z की वैल्यू उठा के दे दिया। और चौथा ऑप्शन आपको ये भी सही है, तीसरा भी आपका सही है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, उपरोक्त में से किसी भी सूत्र से। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कोई भी सूत्र ले लीजिए वो पावर फैक्टर का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या है, 1 है, 0.95 है, 0.9 है, 0.85 है। तो आपका जो क्या होता है, जो प्योर रेजिस्टिव होगा सर्किट, उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों फिर से क्वेश्चन देख देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई है। पावर फैक्टर के अनुपात में परिभाषित होती है cos थीटा इज इक्वल टू वास्तविक पावर अपॉन आभासी पावर, cos थीटा इज इक्वल टू आभासी पावर अपॉन वास्तविक पावर, cos थीटा इज इक्वल टू वास्तविक पावर अपॉन रिएक्टिव पावर, cos थीटा इज इक्वल टू आभासी पावर अपॉन रिएक्टिव पावर। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता को अचर रूप में बदलता है, डीसी आपूर्ति, एसी आपूर्ति, डायनेमो और बैटरी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एसी आपूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शुद्ध ज्या तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान डैश डैश के बराबर होता है, 0.536 इंटू धारा का अधिकतम मान। ये क्या हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान डैश डैश है, वी आर एम एस इक्वल टू 0.770 वी मैक्स
VRMS is equal to 0.70 Vmax, VRMS is equal to 0.077 Vmax, VRMS is equal to 0.007 Vmax। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। XL इक्वल टू 2πfl, XL इक्वल टू 1/2πfl, XL इक्वल टू 2π/fl और XL इक्वल टू FL/2π। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का रिएक्टेंस है 100 ओम, 216 ओम, 718 ओम और 1256 ओम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे क्या पूछा है, रिएक्टेंस पूछा है। तो XL इक्वल टू क्या होता है, XL इक्वल टू होता है 2πfl और यहाँ पे 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हो जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपको 100 दिया है और यहाँ पे आपका L जो दिया है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1256 ओम आएगा आंसर। ठीक है, ओके बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC परिपथ में धारकीय प्रतिघात XC को ज्ञात करने का सूत्र है। XC इक्वल टू √2 f पाई FC, XC इक्वल टू 2 पाई FC, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, XC इक्वल टू 1/√2 पाई FC। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, C बिल्कुल सही है, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू AC आपूर्ति वोल्टेज है 110 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, 550 वोल्ट है। तो 230 वोल्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, समझिए, पढ़िए और निश्चित तौर पे पढ़िए, क्योंकि आपके UPPCL के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये आपके काम आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसका 50 ओम इम्पीडेंस, ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर पर 220-240 वोल्ट से संयोजित है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको Z की वैल्यू दी है। Z इक्वल टू क्या दिया है, 50 ओम। पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू दी है आपको 0.8 दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला cos फाई इज इक्वल टू R/Z। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, Z इंटू cos फाई हो जाएगा। Z आपको दिया है 50 और 0.8 दिया पावर फैक्टर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 ओम। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 40 ओम आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का विलोम शब्द क्या है, प्रतिरोधकता है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, रिलेक्टेंस है। तो देखो प्रतिरोधकता जो होगा वो तो विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता एक होती है उसका उल्टा होगा विशिष्ट चालकता। तो और रिलेक्टेंस होता है बेटा, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट्स होते हैं उसमें रिलेक्टेंस होता है जो फ्लक्स को स्थापित होने में
रुकावट पैदा करता है, तो इसका उल्टा होता है परमियंस होता है। क्या होता है? परमियंस। और इसका क्या होगा? ये चालक का मतलब, चालकता मतलब कंडक्टेंस का उल्टा है। तो आपका बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिरोध। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या है? 200 मिलीसेकेंड, 20 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड, 0.2 मिलीसेकेंड। तो देखिए आपका टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 50। तो 1 को जब हम 50 से भाग करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 20 मिलीसेकेंड आएगा आंसर। क्या आएगा? 20 मिलीसेकेंड आएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ज्ञात तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या है? 1.11, 1.01, 1, 0.11। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर्म फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्म फैक्टर को हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1.11। और अगर आपसे पूछा जाए पी फैक्टर की तो होती है 1.1414। आपसे पी फैक्टर का भी वैल्यू पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सीलिंग फैन की ऑक्सिलरी वाइंडिंग परिपथ का फेजर रेखाचित्र नीचे दर्शित है। ठीक है, ये आपको दे दिया है, ये VR दे दिया है, ये VC हो गया, ये VL हो गया और ये VL माइनस VC हो गया। मतलब आपका टोटल VL था, ये आपका VC हो गया, ये आपका VC हो गया। ठीक है, ये जो है सॉरी, ये आपका VL था, ये आपका VC हो गया और ये क्या हो जाएगा? VL माइनस VC हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है? VL माइनस VC हो जाएगी, VL माइनस VC हो जाएगी और ये भी आपका VR होगा और ये भी आपका VC है, ये भी आपका VC है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि परिपथ में पावर फैक्टर की प्रकृति क्या है? यूनिटी है, लैगिंग है, लीडिंग है और शून्य है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VL और VC में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लैगिंग होगा। क्या होगा? लैगिंग होगा। और ये फेजर डायग्राम जो बना है ये बच्चों RLC का बना है। किसका बना है? RLC सर्किट का ये बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम वोल्टेज 99 वोल्ट है, इस ज्ञात तरंग का प्रभावी मान क्या होगा? ठीक है, प्रभावी मतलब ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे इसको? इसमें आपसे बच्चों पूछ रहा है RMS वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दी है, तो अगर हम VRMS की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है? V max अपॉन √2 होता है। तो V max आपको कितना दिया? 99.99 दिया है। इसको हम √2 से भाग करेंगे तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 70 पॉइंट आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा 70 वोल्ट होगा, 70 वोल्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। ये आपको एक सप्लाई दे दी है और VL के आर पार मतलब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ठीक है ये दिया है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि VR का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे VL की लोन वैल्यू दे दी बच्चों। देखिए ये टोटल आपको दिया है, ये दो V दिया आपको कितना दिया है? V आपको ये टोटल जो है 10 वोल्ट है
और आपको VL की वैल्यू दे दी है 8 वोल्ट दे दी है। तो आपको क्या निकालना है, VR की वैल्यू निकालनी। तो देखिए ये आपका RL सर्किट है, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी क्या होगी, VL² प्लस VR का स्क्वायर होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे V का स्क्वायर 100 हो जाएगा और VL का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको मिलेंगे तो इसको ऐसे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, V² = VL² प्लस VR² हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, VR² निकालना है। तो V² की वैल्यू होती तो 100 हो जाएगा 10 का। अब VL की वैल्यू होते हैं, VL का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। VR को ऐसे रखते हैं, तो 100 में से 64 जाएगा तो आपका 36 आएगा। तो VR की वैल्यू क्या आ जाएगी, √36 मतलब 6। तो आपका 6 वोल्ट आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन 6 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 2 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है, 18 वोल्ट दिया है। तो बच्चों इसमें आंसर 6 वोल्ट आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्टैक्टर कुंडली 220 DC वोल्ट DC के लिए अभिकल्पित है। क्या होगा यदि इसे 220 AC से संयोजित कर दिया जाए। कुंडली बहुत अधिक धारा आहरित करेगी और वह नष्ट हो जाएगी। उतनी ही धारा आहरित करेगी, वह और अच्छा कार्य करेगी। कुंडली बहुत कम धारा आहरित करेगी और उसका प्रचलन निश्चित नहीं होगा। तो बच्चों का आंसर जो होगा चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संधारित्र का धारितीय प्रतिघात परिवर्तित होता है, XC परिवर्तित होता है आवृत्ति के साथ व्युत्क्रम में, आवृत्ति के साथ अनुत्क्रम में, आरोपित वोल्टता के अनुत्क्रम में, आरोपित वोल्टता के व्युत्क्रम में। देखिए XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 पाई FC होती है। इससे आप ये देख सकते हैं कि XC और F में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आवृत्ति के साथ व्युत्क्रम में। अब रही बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए सॉरी एक्सेल में के कंडीशन में क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो एक्सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई FL। तो उससे क्या पता चलेगा कि अगर एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में क्या होगा, XC की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों अगला, वास्तविक शक्ति P गामा, प्रतिकारी रिएक्टिव शक्ति PR और आभासी शक्ति PA के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। PA = PT + PR, PA = PT - PR, PA = √PT² + PR², PA = PT² + PR। तो बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल C सही है। ये क्या होगा, PA = √PT² + PR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक सर्किट दे दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में 0.6 पावर फैक्टर पे शक्ति खपत ज्ञात कीजिए। आपको पावर क्या निकालनी है, करंट पावर कंजप्शन निकालना है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से पहले हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में,
तो इन दोनों का रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले Z की वैल्यू निकालेंगे। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर कितना हुआ, R का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये 3 और 2 1 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 25 आएगा और मतलब 5। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा के V इक्वल टू IZ। तो यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट आपको कितनी दी है, 4 एम्पियर दी है। तो 4 गुणे वोल्टेज आपका कितना निकला, 5। तो वोल्टेज आपका आ गया 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमको अब पावर निकालनी है। पावर कंजप्शन क्या होता है, P इक्वल टू VI cos फाई। अच्छा, V आपको कितना दिया है, 20 दिया है। करंट आपकी 4 हो गई और पावर फैक्टर इन्होंने कितना दिया है, 0.6। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 48 वाट आएगा। कितना आएगा, 48 वाट आएगा। तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में आई गामा बराबर है। ठीक है, आई आर की वैल्यू 8 एम्पियर दी है और यहाँ पे आई एल की वैल्यू दी है 6 एम्पियर। तो देखिए बच्चों, ये करंट यहाँ से आएगी, ये करंट यहाँ से आई और ये करंट यहाँ से आई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये करंट जो आ रही है यहाँ पे और यहाँ, ये दोनों करंट क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। यहाँ पे करंट जो होंगी मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, 14 एम्पियर इज़ अ राइट आंसर। 14 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिश्र तरंग के धनात्मक एवं ऋणात्मक आर्ध भाग सम्मित होते हैं जब इनमें सम हार्मोनिक हो। सम तथा मौलिक हार्मोनिक के बीच फेज का अंतर 0 से पाई हो। इसमें विषम हार्मोनिक्स हो। सम और मौलिक हार्मोनिक्स के बीच फेज का अंतर π/2 हो या फिर 3π/2 हो। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका सी सही है बिल्कुल, इसमें विषम हार्मोनिक्स हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन साइनोसाइडल तरंग रूप डैश डैश के बने होते हैं। भिन्न ज्यावक्रीय तरंगों रूपों, मौलिक सम हार्मोनिक, मौलिक विषम हार्मोनिक, केवल सम और विषम हार्मोनिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, भिन्न ज्यावक्रीय तरंग रूपों। चलिए बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज प्रणाली में हार्मोनिक में आर बी वाई का ऋणात्मक फेज क्रम होता है 9, 13, 5, 15। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मौलिक वोल्टेज की तुलना में शुद्ध कैपेसिटर पर सम्मिश्र वोल्टेज तरंग डाली जाती है तो तीसरे हार्मोनिक वोल्टेज द्वारा कैपेसिटर द्वारा ली गई प्रतिकार्यता होगी 9 गुना, 3 गुना, 1/3, 9वां भाग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1/3 इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शुद्ध इंडक्टिव कॉइल को सम्मिश्र वोल्टेज तरंग द्वारा भरा जाता है तो इसकी धारा तरंग में वृहद हार्मोनिक वस्तु होती है, अधिक विच्छिन्न होती है, वोल्टेज तरंग से सम्मित होती है, विच्छिन्नता प्रकट होती है। तो प्रकृति क्या होगा आंसर, विच्छिन्नता प्रकट करती है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसी फंडामेंटल से पढ़ाए हैं।
जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को जो देखेगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ अगर आपके कोई मित्रगण तैयारी कर रहे हैं TG2 की या UPPCL की, तो उनको मेरा वीडियो जो भेजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे औरों का भी भला हो सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं UPPCL की वैकेंसी आई है 891 TG2 की, उसी की तैयारी मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। उसी कड़ी में AC फंडामेंटल के 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे और बच्चों की भी तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, नीचे दर्शाए हुए कुंडली में अमीटर का पठनांक क्या है। ये देखिए आपकी सप्लाई दी है, एक आपके सप्लाई दे दी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे इंडक्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में अमीटर लगा दिया गया। अब पूछ रहा है कि इस अमीटर में रीडिंग क्या होगी। देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पे करंट आपकी 4 एम्पियर की आ रही है, यहाँ पे भी करंट आपकी कितनी आ रही है, 1 एम्पियर की आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी अमीटर में, इन दोनों की रिजल्टेंट फ्लो होगी। क्या होगी? इन दोनों की रिजल्टेंट फ्लो होगी। तो क्या होगा बच्चों, हम इनकी इसमें रिजल्टेंट करंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट करंट क्या होगी। तो अगर 4 ऑन को करेंगे, ठीक, तो इन दोनों की रिजल्टेंट क्या आएगी, 3 एम्पियर। क्या आएगी? 3 एम्पियर। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3 एम्पियर राइट आंसर है। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगी एमीटर में क्या होगी, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कई इम्पीडेंस जैसे Z1, Z2 एंड Z3 समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनके संयुक्त इम्पीडेंस Z का मान होगा। देखिए इम्पीडेंस क्या होता है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जब समांतर में होते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समांतर में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। लेकिन यहाँ पे Z क्या है, रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस Z को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या होता है बच्चों, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे Z का भी निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/Z टोटल इम्पीडेंस इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अगर हमको टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू 1/Z1 हो जाएगा, ये 1/Z1 हो जाएगा, 1/Z2 हो जाएगा और 1/Z3 हो जाएगा। ये समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये पहले ऑप्शंस क्या दिया है, Z इक्वल टू 1/1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। दूसरा ऑप्शन दिया Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और एक चौथा ऑप्शन दिया Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है बच्चों, तो तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करने पे क्या है आपका, Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस Z1 Z2 Z3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक 3 फेज AC आपूर्ति का गुण नहीं है। समान फेज के कोण का अंतर, समान पीक मान, समान RMS मान, समान ताक्षणिक मान। तो देखिए ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। समान ताक्षणिक मान जो है 3 फेज AC का गुण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज डैश डैश कोण द्वारा प्रतिस्थापित होता है। 90 डिग्री,
120 डिग्री, 180 डिग्री और 270। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आपके 3 फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं आर वाई बी, इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है। तो बच्चों क्या होता है, 120 का डिफरेंस होता है। दोनों फेज़ों के बीच में क्या होता है, 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में 22 ओम का एक इम्पीडेंस लगा है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू आपको क्या दी है, यहाँ पे देखिए Z की वैल्यू दी है आपको, Z की वैल्यू दी 22 ओम, और आपको पावर फैक्टर क्या दिया है, cos फाई क्या दिया है आपको, cos फाई दे दिया आपको 0.8, और एम्पियर की धारा कितनी ले रहा है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर की धारा ले रहा है। अब पूछ क्या रहा है, निम्न में से आभासी पावर होगी। तो आभासी पावर को क्या बोलते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए आभासी पावर होती है P इक्वल टू वी आई होती है। क्या होती है, P इक्वल टू वी आई होती है। यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, Z आपको दिया है और करंट की वैल्यू दी है, यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो वोल्टेज करंट आपकी क्या हो गई, 10 हो गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, 222, तो ये आपका हो जाएगा 220 ओम। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, पावर की वैल्यू। तो देखिए वोल्टेज आपका कितना आ गया, 220 आ गया। तो 220 गुणे करंट की वैल्यू क्या हो गई, 10, तो ये हो जाएगा 2200। ठीक है, अच्छा हमको निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.2 kVA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, kVA लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2.2 kVA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार समायोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज EL डैश के बराबर होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए स्टार कनेक्शन जो होता है, स्टार कनेक्शन में ये होता है आपका लाइन वोल्टेज, EL जो होता है आपका लाइन वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज जो आपका EP होता है वो क्या होता है, फेज़ वोल्टेज होता है। क्या होता है, फेज़ वोल्टेज होता है। तो लाइन के कनेक्शन, लाइन का जब कनेक्शन होता है 3 फेज़ में, तो EL की वैल्यू क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ EP होता है, √3 टाइम्स ऑफ EP होता है। और इस कनेक्शन में क्या होता है, आपकी लाइन करंट जो होती है फेज़ करंट के बराबर होती है। इस कनेक्शन में लाइन करंट जो होती है फेज़ करंट के बराबर होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि EL डैश के बराबर होगा। तो आपको दिया है EL इज इक्वल टू √3 EP, EL इक्वल टू EP, EL इक्वल टू √3 EP, EL इक्वल टू 1/√3 EP। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया है EL इज इक्वल टू क्या होगा, √3 EP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा समायोजित सिस्टम में विकसित पावर है डैश P इज इक्वल टू 3 EL IL cos थीटा, P इज इक्वल टू 1/3 EL IL cos थीटा। तीसरी पावर है P इज इक्वल टू √3 EL IL cos थीटा, और चौथा है P इज इक्वल टू EL/√3 EL IL cos थीटा। तो देखिए इसमें 2 पावर होती है। एक जो पावर होगी वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रूप में होगी। तो इसको लिख सकते हैं क्या होती है, √3 EL IL cos थीटा। और अगर इसके फेस करंट और फेस वोल्टेज के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगी, 3 EP IP cos थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए थर्ड ऑप्शन दिया है, √3 इज इक्वल टू EL IL cos थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में ये पावर होती है, और फेस करंट और फेस वोल्टेज के फॉर्म में ये पावर होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, √3 EL IL cos थीटा। तो यही ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार या डेल्टा समायोजित में
संतुलित लोड के लिए पावर खपत है। देखिए पावर दोनों में सेम ही होती है, ठीक है, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे क्या दिया है, 3VL/IL cos थीटा √3VL/IL cos थीटा, 3VP/IP cos थीटा और √3VL/IL sin थीटा, ठीक बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही है, √3VL/IL cos थीटा ये भी सही है, और ये आपको सी भी दिया है 3VP/IP cos थीटा। तो बच्चों इसमें दोनों आंसर सही हैं, ठीक है, इसमें दोनों आंसर सही हैं। तो आप किसी को भी ऑप्शन में लगा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे लगा दीजिए चाहे इसको लगा दीजिए, इसमें से एक ऑप्शन गलत देना चाहिए इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार संयोजित लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर शक्ति को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया यही फॉर्मूला बिल्कुल सही है, P इज इक्वल टू √3VL/IL cos थीटा, दिस इज पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC सिंगल फेज परिपथ द्वारा लिया गया पावर है डैश डैश, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI cos थीटा, P इज इक्वल टू VI sin थीटा, P इज इक्वल टू VI cos थीटा। देखिए ये आपका पहला जो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, P इज इक्वल टू VI cos थीटा। देखिए पावर बेटा दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है इस सिस्टम में। पहली होती है आपकी रियल पावर, क्या होती है, पहली आपकी होती है रियल पावर। रियल पावर क्या होती है, VI cos थीटा। इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, वाट में डिनोट करते हैं, किस में, वाट में डिनोट करते हैं। दूसरी होती है आपकी क्या होती है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर P इज इक्वल टू क्या होती है, VI sin फाई होती है, ठीक है, ठीक। और जो थर्ड पावर होती है आपकी अपेरेंट पावर होती है, क्या होती है, आभासी जिसे बोलते हैं अपेरेंट पावर, ये होती है P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो मैंने आज आपको तीनों पावर बताई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 3 फेज परिपथ का वास्तविक पावर, आभासी पावर, रिएक्टिव पावर व पावर फैक्टर ज्ञात करना है। निम्न में से किन मानों में निर्धारित किया जा सकता है। 2 तत्व प्रकार के 3 फेज वाट मीटर से, 2 वाट मीटर विधि से, 3 तत्व 4 तार 3 फेज वाट मीटर से, 3 तत्व 3 तार 3 फेज वाट मीटर। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में वाट मीटर W2 विपरीत दिशा में पठनांक इंगित करता है। देखिए जो आपका ये है W2 है, ये क्या है, विपरीत में पाठनांक जो है क्या है, इंडिकेट कर रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आप हावर्ड पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे। समायोजनों को मीटर W1 और W2 के अर्थात L1 व L2 के बदलें। मीटर W1 के समायोजन के अधिकांश कुंडली को बदलें। मीटर W2 के समायोजन के अधिकांश कुंडली को बदल दें। धारा व W के दाब कुंडली दोनों के समायोजन को बदलें। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मीटर W2 के समायोजन के अधिकांश कुंडली को बदल दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाट मीटर से प्राप्त पठन से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। tan थीटा इज इक्वल टू अंडर W1 प्लस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दिया है, कौन सा चित्र 3 फेज पावर को मापने के 2 वाट विधि से सही समायोजन दर्शाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, पहला फिगर दिया है,
ठीक है, दूसरा फिगर दिया है, देखिए ये तीसरा फिगर दिया है और ये चौथा फिगर। तो बच्चों उसमें जो तीसरा फिगर है बिल्कुल सही बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर 2 वाट विधि पठन है। P इज इक्वल टू 2 इंटू W1, P इज इक्वल W1 माइनस W2, P इज इक्वल टू W2 माइनस W1 और फोर्थ है P इज इक्वल टू √2 W1। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका, तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा ज्ञात करने का सूत्र जब 3 फेज पावर को वाट मीटर विधि से मापा जाता है। W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, √3 W1 प्लस W2 अपॉन W1 माइनस W2, W1 प्लस W2 इज अपॉन W1 माइनस W2। देखिए हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था जो tan थीटा की वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, अंडर रूट tan थीटा वैल्यू अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W। तो बच्चों इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट के फेज एंगल को निर्धारित करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है जब 3 फेज पावर को वाट मीटर से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया थीटा इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 3 W1 में W2 अपॉन W1 प्लस W2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 टाइम्स W1 प्लस W2 अपॉन W1 माइनस W2, और तीसरा ऑप्शन दिया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट W1 प्लस W2 अपॉन W1 माइनस W2। चौथा ऑप्शन दिया है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 टाइम्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 माइनस W2। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, देखिए मैंने आपको बताया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो फेज एंगल निकालते हैं क्या होता है 2 वाट मीटर विधि में W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो यहाँ से अगर हम थीटा को निकालेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स, ये tan इधर इनवर्स में आ जाएगा अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो बच्चों आपका ऑप्शन पहला सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एसी सिंगल फेज लाइटिंग सर्किट वोल्टेज का मानक क्या है, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो बच्चों आंसर इसमें क्या है 240 वोल्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। BIS 1293-1988 के अनुसार एसी सिंगल फेज वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 240 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 240 वोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS के अनुसार मानक वोल्टेज रेटिंग क्या है, 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट, 240। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 240 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति के रेसिप्रोकल के रूप में जाना जाता है दोलन अवधि, आयाम, समय स्थिर, प्रतिध्वनि। तो बच्चों जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है आपका आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी 1/T हो जाएगा, T को बोलते हैं आवर्तकाल, या इसको हम लोग बोलते हैं दोलन अवधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोलन अवधि भी बोलते हैं। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा दोलन अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ है तो दोलन काल ज्ञात कीजिए। 0.5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी कितनी 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो 2 किलोहर्ट्ज़ है तो आपको दोलन टी निकालना, तो 1/2 इंटू 1000 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 0.5 मिली सेकेंड आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जब कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, शून्य हो जाएगी। देखिए XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC होता है, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फॉर्म फैक्टर का मान होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 4.44, 3.33 और
2.22 और 1.11। तो देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से। ये क्या होता है, IRMS और एवरेज वैल्यू का मान होता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो IRMS की वैल्यू क्या होती है 7.07 Imax अपॉन ये होता है 0.637 Imax। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आंसर आता है 1.11। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन वेव के लिए प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान डैश के बराबर होता है 0.637 इंटू Imax, 0.707 Imax, 1.414 Imax, 1.732 Imax। देखिए अगर हम IRMS की वैल्यू बात करेंगे तो RMS की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 0.07 Imax होता है, ठीक। और अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है 0.637 Imax होता है। और इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों के जो अनुपात को हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, RMS की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन आपको हमने बताया है RMS इक्वल टू 0.707 Imax होता है। तो बच्चों आपका पहले बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC वोल्टेज की साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, इसका RMS मान क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया है, Imax की वैल्यू दी है। Imax की वैल्यू कितनी दी है आपको 10 वोल्ट दी है। आपसे RMS पूछ रहा है, ठीक है, आपसे RMS मान पूछ रहा है। तो RMS इक्वल टू क्या होता है Imax अपॉन √2 होता है। तो √2 10 अपॉन √2 हो जाएगा। तो यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5√2 और 5√2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5√2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 ये होगा 5 इंटू 1.414। तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इस 5 गुणे 1.414 तो सॉल्व करेंगे इसको तो 5 चौक 20 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2। देखिए 5 चौक 20 हासिल लगा 0 बचा 2, 5 एकम 5, 5 2 7, फिर 5 चौक 20 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7.070। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि RMS वोल्टेज VRMS AC फेज सर्किट में अधिकतम विरस्मत है तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर RMS वोल्टेज है तो आपसे पूछा है अधिकतम पूछा है। तो देखिए जो RMS वैल्यू होती है वो क्या आती है, तो इसमें क्या होगा VRMS। तो Vmax इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vmax इक्वल टू VRMS इंटू √2 होगा। और VRMS की वैल्यू क्या होती है 240 होती है जो हमारे घर में सप्लाई आती है। और √2 की वैल्यू क्या होगी 1.414। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 339.46 वोल्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पावर के लिए सही है, VA, W, VAR, WH। तो बच्चों आंसर क्या होगा VA, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन W, W अपॉन VA, W अपॉन VAR अपॉन W। तो देखिए cos फाई या cos थीटा इक्वल टू क्या होता है R/Z होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये आपकी क्या होती है VI cos फाई होती है, रियल पावर होती है। और जो VA होता है
ये आपका ये अपरेंट पावर, क्या होते हैं अपरेंट पावर, जो आपका रियल पावर होता है और जो आपका अपरेंट पावर होता है उसका अनुपात क्या होता है आपका cos फाई होता है या cos थीटा होता है। तो पहले सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शक्ति कारक का मुख्य कारण है उपकरणों की आपूर्ति, वोल्टेज का उतार चढ़ाव, सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति, उपकरणों में नियंत्रित करने का गलत रेटिंग, सर्किट में ढीले कनेक्शन। बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RL श्रृंखला परिपथ में इम्पीडेंस ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये आपका RL है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका इंडक्टर हो गया। इसको सप्लाई हमने दे दी, एक यहाँ पे सप्लाई दे दी, ठीक। तो इसका जो बनेगा ये आपका क्या होगा, ये आपका VL होगा, ये आपका क्या होगा VL होगा, और ये आपका VR होगा। डॉट कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो ये भी आपका VL हो जाएगा और ये भी आपका VR हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा V होगा, V इज इक्वल टू IZ होगा। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ये VL का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IZ होता है, V इक्वल टू IZ होता है, और यहाँ पे जो VL की वैल्यू होगी ये XL होगी, IXL होगी, और जो VR की वैल्यू होगी वो होगी VR की वैल्यू होगी IR होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों वैल्यू रख के, तो आपका आएगा Z इक्वल टू अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अंडर रूट Z इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, Z इक्वल टू R स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर, Z इक्वल टू XL माइनस R स्क्वायर, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस XL। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच खा रहा है हमारे आंसर से, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RL श्रृंखला परिपथ में इम्पीडेंस है, अभी मैंने आपको बताया है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इम्पीडेंस Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर की पावर 1/2 हो तो परिपथ के लिए पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए R इक्वल टू XL, R अपॉन XL, R बाई Z, Z बाई R, XL बाई R। देखिए कॉस थीटा जो होता है पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, वो क्या होता है हमेशा कोई भी सर्किट हो R बाई Z ही होता है, चाहे आपका RL सर्किट हो, चाहे RC सर्किट हो, चाहे RLC सर्किट हो, चाहे LC सर्किट हो, सब में आपकी जो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी R बाई Z ही होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, एक्सेल पूछ रहा है आपसे। एक्स इक्वल टू क्या होता है 2πfl होता है, 2πfl होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2π की वैल्यू क्या होगी 3.14 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपको दिया 100 दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको 100 दिया है, और एल की वैल्यू कितनी दी है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 718 ओम आएगा आपका, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसको ये 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक। फिर ठीक है 4 3 12 तो आएगा आपका 12.56। इसको 100 से गुना कर देंगे तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा 1256। कितना आएगा 1256 आपका राइट आंसर है, ये गलत आंसर है आपका। 1256 जो है 1256 ओम आपका क्या आएगा, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ जुड़े 0.2 हेनरी वाले इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही लगाएंगे फॉर्मूला, एक्सेल वैल्यू निकालते हैं तो एक्सेल इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको दी 100 और ये 0.2 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
दो चक्को 8, 2 एकम 2, 2 ताई 6, 6.28। इसको करेंगे तो 100 आ जाएगा और 0.10 आ जाएगा। ठीक, तो 6.28 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.8 आपका आंसर आएगा। तो आपका 62.8 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कॉइल के इंडक्टेंस का मान क्या होगा जिसका रिएक्टेंस 628 ओम है, आवृत्ति क्या है 40 हर्ट्ज है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसका रिएक्टेंस कितना दिया आपको, एक्सेल की वैल्यू दी है 628 दी है, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 40 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इंडक्टेंस एल का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सेल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ एल होता है। ठीक, तो एल की वैल्यू निकालनी है तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सेल की वैल्यू कितनी दी आपको 628 दी है, 628 हो गया। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14 हो गई, और एल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 40 हर्ट्ज। ठीक, तो इसको काटेंगे, इससे यहाँ पे हमने 10 लगा 100 कर दिया, हट गया, ये हो गया 2। ठीक, तो क्या आया 200, इसको इससे काट दिया, यहाँ 100 बनाए तो इसका पिट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 200 हो जाएगा, 2 गुणे 100 अपॉन क्या आ जाएगा 2 × 40। ठीक, अब इससे इसको काटेंगे, 4 पंचे 20 और 50/2 दैट इज़ 25 हेनरी। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो 2.5 आपके हेनरी आएगा। तो इसमें आंसर क्या है आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2.5 हेनरी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएलसी श्रृंखला परिपथ में रिजोनेंस उत्पन्न होगी, एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से, एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बड़ा है एक्सी से, एक्सएल से बड़ा है आर। देखिए रिजोनेंस जो होता है आरएलसी सर्किट में, उसमें क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है ऑप्शन आपको वेरीफाई करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार कनेक्टर प्रणाली में लाइन वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, देखिए स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज हमने बताया था पहले आपको, जो आपकी एल की वैल्यू होगी √3 टाइम्स ऑफ ईपी होगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज को 3 संतुलित स्टार कनेक्शन से जोड़े होने के लिए लाइन वोल्टेज क्या है। देखिए आपको क्या दिया है, बीपी दिया है 240 वोल्ट। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि लाइन वोल्टेज वीएल की वैल्यू क्या होगी, वीएल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए वीएल इक्वल टू क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ वीपी होता है। ठीक, तो 240 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका 415 आएगा। कितना आएगा 415 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा यदि फेज वोल्टेज का मान स्टार वोल्टेज में इतना है। देखिए लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा, फेज वोल्टेज का मान इतना है। देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वीपी दिया है, वीपी कितना दिया है 240 वोल्ट दिया है, वीएल आपको निकालना है। तो वीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 वीपी हो जाएगा, और √3 वीपी की वैल्यू कितनी 240, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 415 वोल्ट आंसर आएगा। तो इसमें 415 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट में संबंध है। देखिए स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है, तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज लाइन करंट जो होती है फेज करंट के बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन दिया IL इक्वल टू √3 IPH, दूसरा दिया IL इक्वल टू IPH, तीसरा दिया IL इज इक्वल टू IPH अपॉन √3, और चौथा ऑप्शन दिया है IL इज इक्वल टू 3 IPH। तो बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्शन में रिएक्टिव पावर ज्ञात करने के लिए सूत्र है। देखिए रिएक्टिव पावर निकालने के लिए
तो ये पहला ऑप्शन दिया Q इज इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा, तो ये आपकी क्या हो गई, रियल पावर हो गई। दिस इज योर रियल पावर, ठीक है। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, दूसरा का ऑप्शन क्या है, Q इज इक्वल टू 3 × VP IP cos थीटा, तो ये भी आपकी क्या हो गई, रियल पावर हो गई, ठीक है। ये आपको जो ऑप्शन दिया है ये आपकी क्या हो गई, रिएक्टिव पावर हो गई। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज बच्चों मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसी फंडामेंटल के पढ़ाए हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके हमने बहुत से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चंस टेक्निकल हो चाहे CBT हो, न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को मेरा वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू।